नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं निमित न्यूज। भारत में बैठकर कुछ लोग चाइना का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार जब भी चाइना को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा फैसला लेती है तो सबसे पहले वही उस फैसले का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब चाइना के साथ साथ मोदी सरकार ने उन चीनी समर्थकों की भी हवा निकाल दी है। जी हाँ, वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चीनी निवेशकों के लिए काल बन गई है और उन्होंने चीन की कमर तोड़ने के लिए कसम खा ली। तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगी जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर से चीन का प्रभाव नहीं हट जाता। जी हाँ, भारत एक पर एक तगड़े झटके चीन को दे रहा है। अब इसी क्रम में चीन के 54 एफडीआई प्रस्ताव सरकार पर पड़े हैं। यानी कि सरकार के पास ये सारे प्रस्ताव हैं, लेकिन सरकार इन्हें मंजूरी नहीं दे रही है। मतलब साफ है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। अब जो लोग ये कह रहे थे और मजाक बना रहे थे कि मोदी सरकार ऐप्स पर बैन लगाकर ही चीन से लड़ाई लड़ रही है और चाइना जो है वो हमारे जमीन में घुस गया है, उनके लिए एक बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एफडीआई के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए ये बताया कि 54 एफडीआई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं, यानी कि सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है और इन सभी 54 एफडीआई प्रस्तावों के निवेशकों और लाभार्थियों के लिंक चीन या फिर हांगकांग से पाए गए हैं। वहीं ये डाटा 21 मार्च 2023 तक का है, लेकिन ये पहले नहीं हो सकता था क्योंकि इससे पहले की सरकारें चीन की विस्तारवादी नीति के प्रति इतना सजग ही नहीं थी। यूं कहें तो चीन के साथ कई समझौते भी किए थे, जिसके चलते सजगता दिखाई ही नहीं दी। अब इसी वजह से 2008 में चीन के साथ एक पार्टी के द्वारा किए गए समझौते पर भी समय समय पर सवाल खड़े होते रहते हैं। बहरहाल खबर पर आते हैं और बात करते हैं उस कानून की जिसके तहत निर्मला सीतारमण ने यह फैसला लिया है और चीनी निवेशकों को मंजूरी नहीं दी है। दरअसल मार्च 2020 में कोविड आया तो चीन ने बड़ी चालाकी के साथ देशों में निवेश करना शुरू कर दिया। अब इसी वजह से चाइना पर यह आरोप भी लगते रहे कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए कोविड का सहारा लिया और कोविड वायरस को लैब में तैयार किया गया क्योंकि चाइना ने अपने एक ही शहर वुहान में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया था ताकि बाकी शहरों में कोरोना ना फैले। जो नेशनल फ्लाइट्स थी वो तो बंद कर दी गई, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट यानी कि उड़ान बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से बाकी देशों में भी ये फैलता गया और हालात बद से बदतर होते चले गए। जब बाकी देश संकट से जूझ रहे थे तो ये चालाक चीन अपना निवेश बढ़ा रहा था, लेकिन भारत ने इसकी विस्तारवादी नीति को उस समय 440 वोल्ट का तगड़ा झटका देते हुए उसी वक्त कानून बना दिया। जी हाँ, भारत की जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उसे चीन हड़प न ले, इसके लिए भारत सरकार ने 18 अप्रैल 2020 को अपनी एफडीआई नीति में बदलाव कर दिया। मोदी सरकार ने कानून में ये बदलाव चीन के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के लिए भी किया था, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। यानी कि जो भी देश भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं उन सभी देशों के लिए ये नियम बनाए गए थे। लेकिन मोदी सरकार ने बदलाव मुख्य रूप से चीनी कंपनियों और एफडीआई को रोकने के लिए ही किया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चीनी कंपनियां चीन की आर्मी के लिए काम करती हैं, कई बार जासूसी करते हुए भी पकड़ी गई हैं। हुआवे जैसी कंपनियां तो कई बार चीन की मदद करते हुए पकड़ी गई, जिसके बाद कई देशों में इन पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। कई देशों में तो इन्हें पूरी तरीके से बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि बताया यह जाता है कि इसका सीधा लिंक चीनी आर्मी से। इसीलिए मोदी सरकार ने 18 अप्रैल 2020 को अपनी एफडीआई नीति में बदलाव करते हुए भारत के साथ बॉर्डर साझा करने वाले देशों से एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी को जरूरी करार दे दिया। मतलब अब अगर सरकार मंजूरी नहीं देती है तो चीनी निवेशक भारत में निवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले गैर जरूरी सामानों या क्षेत्रों में सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब ये कोई पहला झटका नहीं है जो मोदी सरकार ने चीन को दिया है। चाइना का सबसे बड़ा बाजार भारत है और भारत ने कई बार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ यही नहीं, कुछ समय पहले ही इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स के भावी उत्पादों को चीन के साथ किसी भी प्रोडक्ट पर एग्रीमेंट करने से पहले 1000 बार सोचने के लिए कह दिया। इसके साथ ही इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी कि ICE ने चीन की उपनिवेशिक मानसिकता के प्रति आगाह करते हुए ये कहा था कि भारतीय मोबाइल में
छोटे से छोटे कंपोनेंट्स के निर्माण में चीन ने अच्छा खासा नियंत्रण जमा रखा है। इसके साथ ही ये भी कहा था कि जब ताइवान और अमेरिका जैसे देश की उच्चतम तकनीकी उपलब्ध है तो फिर चीन की मदद की आवश्यकता क्या है। कई क्षेत्र में भी चीन पर निर्भरता कम हुई है। भारतीय त्योहारों में भी चीनी सामानों को अब कम ही इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि अब लोकल सामानों की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ रही है। दिवाली हो या कोई और पर्व हो, चीन को कोरोना के बाद से ही झटके पर झटके भारत दे रहा है। वहीं ज्यादा पहले की बात नहीं है, भारत में चीनी खिलौने खूब बिकते थे। तब देश में 80% से भी ज्यादा खिलौने चीन से आते थे, मतलब मोस्टली खिलौने जो है वो चीन से ही आते थे। लेकिन सरकार ने इसका भी तोड़ निकाला। मोदी सरकार ने एक तरफ आयातित खिलौने पर क्वालिटी कंट्रोल लगा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष PLI स्कीम निकाली और DPIIT ने भी जमकर इसके लिए प्रयास किया और इससे भारतीय बाजार में जो चीनी खिलौने की बादशाहत थी वो खत्म हो गई। और जुलाई 2022 में जब केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पिछले 3 सालों के आंकड़े जारी किए तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि चीन से आ रहे खिलौनों के आयात में 70% तक की कमी दर्ज की गई। और इसके उलट ही मंत्रालय के मुताबिक इन 3 सालों में खिलौनों के निर्यात में 61% की वृद्धि देखने को भी मिली। मतलब दूसरे देश भी अब भारत के खिलौने खरीद रहे हैं। दरअसल चीनी खिलौने सस्ते भी पड़ते थे, जिसकी वजह से लोग खूब खरीदते भी थे। लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि भारतीय सामान ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है, भले ही थोड़ा महंगा ही मिलता है। तो सरकार और जनता दोनों मिलकर चीन को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं और निर्मला सीतारमण ने चीन को आर्थिक रूप से तोड़ने की कसम खा ली है। और जिस तरीके से चीन को झटके लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। We continue to strive for a relationship with China. So you have consistently maintained in China that till agreements on the border are respected, the situation cannot become normal. China even today said that the situation at the border is overall stable and the emergency response seen after Galwan has moved to quote-unquote normalized management and control. And we have seen this consistent messaging from Beijing about how things are okay, despite your position. Is something getting lost in translation? Do you want to send a stronger message? No, look, I think if the spokesperson of a foreign ministry were to say something, I would urge you to seek comment from the spokesperson of the foreign ministry of the corresponding country. I think what I have said, to my mind, represents accurate policy assessment of where the state of our relations are. We continue to strive for a relationship with China, but one that is built on mutual sensitivity, mutual respect and mutual interest.